अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 60। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। शहर से दूर पुराने ज़माने की शकिस्ता इमारतें थीं। उन खंडरात के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए पुख्ता सड़कें बनाई गई थीं। मैं स्पोर्ट्स कार में बैठा इधर उधर सर उठाकर देख रहा था। इन इमारतों के डिज़ाइन और उनकी बुलंदियां थाईलैंड के अज़ीमुशान माजी की गूंगी दास्तानें सुना रही थी। नीलमा ने एक जगह कार रोकने के बाद कहा, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊं जिसे हम भूल भुलैया कहती हैं। वहां पहुंचकर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मैंने कहा, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होगा। है, ज़रूर है। ज़रा भटकने के बाद रास्ता मिल जाता है। मैं अपना ब्रीफकेस उठाकर कार से उतर आया, फिर उसके साथ चलता हुआ एक शिकस्ता इमारत में दाखिल हुआ। नीलमा बताने लगी कि किस दौर के बादशाह ने वह इमारत तामीर कराई थी। तारीखी दास्तानों से मुझे दिलचस्पी नहीं थी, मुझे इस औरत की मक्कारियों से दिलचस्पी थी। वो बातें करते हुए मुझे एक दरवाजे तक लाई। वो आहनी सलाखों से बना हुआ दरवाज़ा था। चौखट से ज़रा दूर नीलमा ने किल को दबाया तो वह दरवाज़ा ऊपर उठता चला गया। आओ अंदर चलें। वो मेरा हाथ थामकर चौखट के पार ले गई। उसी वक्त दरवाज़ा एक झटके के साथ ऊपर से नीचे आकर बंद हो गया। वो ज़ोरदार कहका लगाती हुई बोली, अब यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जाता है। मैंने आसपास का जायज़ा लिया। हम एक तंग सी राहदारी में थे। वो इतनी तंग थी कि सिर्फ 2 शख्स शाना बशाना वहाँ से गुजर सकते थे। उसकी छत को मैं हाथ उठाकर छू सकता था। नीलिमा मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ ऐसी जगह रखना चाहती हूँ जहाँ से तुम कभी बाहर ना जा सको। वो पंजों के बल उठकर मेरे कद के बराबर होकर मेरे होंठों तक पहुँचना चाहती थी। मैंने कहा, तुम्हारे होंठों से बू आ रही है, मौत की बू। ये कहकर मैंने उसे धक्का दिया। वह दीवार से टिक गई। मैं पलटकर आगे बढ़ गया। तंग राहदारी में मेरी जूतों की आवाज़ खट खट गूंजने लगी। वो मेरे पीछे आती हुई बोली, 600 साल पहले शहंशाह जांगलू सासा ने एक चीनी माहर से ये भूल भुलैया तामीर कराई थी। वो खतरनाक मुजरिमों को मौत की सज़ा देने के लिए यहाँ छोड़ देता था। इसके बाद उसके हुक्म से शेर का कटहरा खोल दिया जाता। नीलमा की आवाज़ और मेरे जूतों की खट खट गूंज रही थी। मैंने सर उठाकर देखा। ऊपर एक छोटी सी आहनी जाली नजर आई। जाली के पार नीला आसमान नजर आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर जाली को पकड़कर हिलाना चाहा। वो बहुत मजबूत थी। कोई हरक्यूलिस भी उसे उसकी जगह से उखाड़ नहीं सकता था। मैं आगे बढ़ गया। नीलमा जाली की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कटहरे का दरवाज़ा खोल दो। चंद सेकंड बाद ही मैं ठिठक गया। शेर के धाड़ने की आवाज़ गूंज रही थी। नीलमा ने कहा, यहाँ ऐसे वक्त खतरनाक मुजरिमों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता था। भागो वरना शेर हमें चीर फाड़ कर रख देगा। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर तेजी से चलने लगा। वह नफ्सियाती तरीकों से मेरे असाब को कमज़ोर बनाना चाहती थी। जिस तरह बिल्ली चूहे को मारने से पहले खेलती है, इसी तरह वह मुझसे खेल रही थी। तंग सी राहदारी कभी दाएं और कभी बाएं घूम रही थी। पता नहीं वो कैसा चकरा देने वाला रास्ता था। शेर बदस्तूर गरज रहा था। हर लम्हा यूं लगता जैसे वो दूसरी राहदारी से गुजरकर हमारे करीब पहुंच रहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे दहशत ज़दा करने और बदहवासी में मुब्तला करने के लिए मुख्तलिफ आहनी जालियों के पास से शेर की आवाज़ का कैसेट सुनाया जा रहा था। जब मैं किसी जाली के नीचे से गुजरता तो वहाँ का कैसेट बंद कर दिया जाता ताकि मैं नफ्सियाती चालों को ना समझ सकूं। वैसे ये दुरुस्त था कि किसी ज़माने में वहाँ मुजरिमों के पीछे सचमुच शेर छोड़े जाते थे। मुजरिम अपनी सलामती के लिए इन भूल भुलैयों में बेतहाशा भागते रहते थे। उनके आगे 2 ही रास्ते होते थे, या तो शेर उन्हें चीर फाड़ कर रख देते या फिर वो किसी तरह बाहर निकलने वाले दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाते। वो दरवाज़ा एक बड़े स्टेडियम के मैदान में खुलता था। स्टेडियम के एक मुरस्सा तख्त पर बादशाह वक्त बैठता था। उसके आसपास मुसाहिबीन होते थे। बाकी स्टेडियम शहरियों से भरा होता। वो सब लोग मुजरिमों की मौत का तमाशा देखने के मुंतज़िर रहते। जो मुजरिम शहरों से बचकर स्टेडियम तक पहुंच जाते, वहां स्टेडियम के मैदान में अपने वक्त के नाकाबिले शिकस्त पहलवान और जंगजू सिपाही हथियारों से लैस खड़े रहते। मुजरिमों को उनसे मुकाबला करने का मौका दिया जाता और इस मुकाबला में वो यकीनन मारे जाते थे। मैं भूल भुलैयों में भटकता हुआ दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के उस पार कितने ही मौजूदा दौर के पहलवान मैदान में मेरे मुंतज़िर दिखाई दे रहे थे। सब के सब कराटे के आलमी लिबास में थे। किसी की कमर से जर्द, किसी की कमर से ब्राउन और किसी की कमर से स्याह बेल्ट बंधे हुए थे। वह सब 3 कितारों में खड़े अपने उस्ताद के सामने इबादती वर्जिश में मसरूफ़ थे। उनका उस्ताद कद्देआवर था। उसका कसरती बदन शाम की ढलती धूप में सोने की तरह चमक रहा था। यूं लगता था जैसे फौलाद को तराश कर सोने का पानी चढ़ाया गया हो। नीलमा ने टेलीफोन बूथ के अंदर जाकर उसी उस्ताद को कॉल किया। मैं उसके तमाम मंसूबे पहले ही पढ़ चुका था। उस्ताद का नाम कोका लुई था। कराटे की दुनिया में वो पहला नाकाबिले तस्कीर नाम था। ये दुरुस्त है कि बड़े बड़े पहलवान से चित नहीं होते, मगर एक हसीन औरत उन्हें औंधा कर देती है। कोका लुई अपनी शागिर्द नीलमा का दीवाना था। वो इस हसीना की खातिर मेरे हाथ पांव तोड़कर मुझे अपाहिज बनाने आया था।
ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं वहां चलाया। उन लोगों ने मुझे देखते ही वर्जिश तर्क कर दी। कोका लुई बड़ी सफाकी से मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। नीलिमा मुझसे जरा दूर जाते हुए बोली, तारिक, मैंने तुमसे कहा था जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं हर कीमत पर उसे अपने पास रख लेती हूँ। वो कराटेबाज साथियों के सामने से गुजरते हुए बोली, मैंने तुम्हें गुस्सा दिखाया, अपने पेच इस्तेमाल किए, फिर मोहब्बत का आखिरी हरबा भी आजमा कर देख लिया और यह समझ में आ गया कि तुम झुकना नहीं टूटना चाहते हो। वो अपने उस्ताद और आशिक कोका लुई के शाना बशाना खड़े होकर बोली, और आज तुम टूट जाओगे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं टूटने के बाद तुम्हारी मलकियत बन जाऊंगा? हाँ, तुम्हें अपाहिज बनाने के बाद मैं एक आहनी पिंजरे में तुम्हें रखूंगी। वो पिंजरा मेरी ख्वाबगाह में रहेगा। वहां तुम मुझे मास्टर कोका लुई के साथ सोते जागते देखते रहोगे। मैंने पूछा, अगर मैं अपाहिज ना बन सका तो फिर तुम्हारी लाश गिराई जाएगी। तुम्हारे मुर्दा जिस्म में मसाला भरकर शीशे के शोकेस में मम्मी बनाकर अपनी ख्वाबगाह में रखूंगी, मगर तुम्हें याद रखूंगी, जरूर रखूंगी। मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे, जिंदा या मुर्दा। मैंने मास्टर कोका लुई को मुखातिब करते हुए कहा, मास्टर, कराटेबाजी के कुछ आदाब, कुछ असूल होते हैं। बुनियादी असूल यह है कि कभी किसी पर हमला न किया जाए। कोई हमलावर हो तो हत्तुल इम्कान अपना बचाव किया जाए। बहालत मजबूरी हमले का जवाब हमले से दिया जा सकता है। मैंने ना तो हमला किया है और ना ही बिलवास्ता कोई नुकसान तुम्हें पहुंचाया है। मास्टर लुई ने संजीदगी से कहा, तुमने एक रात नीलिमा को जख्मी किया। नीलिमा ने कुछ सोचे समझे बगैर मुझ पर बार बार हमले किए। मैंने बार बार समझाया, मगर यह अजियत पसंद लड़की मुझसे कुछ और चाहती थी। मैंने इसकी चाहत पूरी कर दी। नीलिमा मेरी तरफ थूक कर गालियां देने लगी। मास्टर लुई ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, मैं इब्तदा से तुम्हें समझाता आ रहा हूं कि कराटे सीखने के लिए गुस्से को कुचल देना जरूरी है, मगर तुम्हारी ये कमजोरी नहीं जाती। तुम खामोश रहो, मुझे बातें करने दो। वह मुझसे बोला, नीलिमा ने तुम्हारे लड़ने के अंदाज की बड़ी तारीफें की हैं। तुम नमूने के तौर पर अपना अंदाज दिखाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं ब्रीफ केस को जमीन पर रखकर आगे बढ़ गया। मास्टर लुई ने अपने एक शागिर्द को मेरे मुकाबले पर आने का इशारा किया। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने झुककर सलाम किया। मैंने भी एक कराटेबाज की तरह जवाबन झुककर सलाम किया। मतलब ये था कि यह दोस्ताना मुकाबला है। फिर उसने चीख मारते हुए कराटे का पोज बनाया, तीर की तरह मुझ पर झपट कर हमले किए। कराटे के एक हाथ, दो हाथ मैंने रोके। उसने घूमकर लात चलाई। मैंने एक लात से रोका। उसने दोबारा घूमकर लात चलाई। मैं तमाम हमलों को रोकता रहा। फिर मास्टर लुई की आवाज़ सुनाई दी, हॉल्ट। हमले रुक गए। वो मास्टर लुई के इशारे पर वापस आ गया। दूसरा चीख मारकर मैदान में आ गया। वो फ्लाइंग किक मारना चाहता था। मैं समझ गया कि वो किस अंदाज में फ्लाई करेगा। जैसे वो किक मारने के लिए उड़ता हुआ आया, मैंने झुककर बड़ी फुर्ती से उसके स्याह बेल्ट में हाथ डाला। दूसरे हाथ में उसकी गर्दन थामकर उसे इस अंदाज में अपने सर से ऊंचा किए उठाए रखा। वो हाथ पांव झटक रहा था। मैं उसे बासानी जमीन पर दे मारता, लेकिन मैंने बड़ी आहिस्तगी से जमीन पर खड़ा कर दिया। मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, हॉल्ट। वह दूसरा वापस चला गया। मास्टर लुई अब बड़ी मोहब्बत से मुझे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने सर हिलाकर कहा, बहुत फुर्तीली हो, अंदाज बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे हाथ पांव तोड़ने के बाद मुझे अफसोस होगा। मैंने कहा, मेरी तुम्हारी दुश्मनी की कोई माकूल वजह नहीं है। एक नामाकूल वजह यह समझ में आती है कि तुम नीलिमा का दिल जीतने के लिए मुझे शिकस्त देना चाहते हो। वो बोला, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। दो पहलवान जब उखाड़े में उतरते हैं तो वो ज़ाती तौर पर एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, सिर्फ इनाम की भारी रकम जीतने और खुद को बरतर साबित करने के लिए लड़ते हैं। ये और बात है कि लड़ाई के दौरान दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो मुकाबले खतरनाक जानलेवा अंजाम का सबब बन जाता है। उसने कनखियों से नीलिमा को देखा, फिर मुझसे कहा, इस मुकाबले में नीलिमा इनाम के तौर पर मिलेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इनाम मेरे लिए बासी हो चुका है। वो अपनी आदत के मुताबिक थूकना चाहती थी। मैंने जरा सी देर के लिए उसके दिमाग में पहुंचकर उसके थूक को इस तरह बाहर निकलने दिया जैसे सोडा वाटर गैस बोतल से निकलकर बोतल के अतराफ में फैल जाता है। थूक उसके लबों और बाछों से निकलकर थोड़ी पर फैलता हुआ गर्दन की तरफ बहने लगा। वो गुस्से से पागल हो गई। मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। मास्टर कोका लुई ने उसे पकड़ लिया। नीलिमा का दिमाग मेरी हदायत पर अमल करने लगा। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाकर दूसरा हाथ मास्टर लुई के मुंह पर रसीद कर दिया। चंद सातों के लिए सन्नाटा छा गया। तमाम शागिर्दों ने नीलिमा के खिलाफ हमले के लिए पोज बना लिया, क्योंकि वो मास्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मास्टर लुई ने दोनों हाथ उठाकर शागिर्दों से कहा, तुम सब नीलिमा के मिजाज को समझते हो, लिहाजा कोई इसे हाथ ना लगाए, मैं इसे समझाता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही नीलिमा ने घूमकर मास्टर की बाएं पसली में लात मारी। मास्टर एक कदम पीछे गया, फिर ताज्जुब से बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? पागल तुम हो, पागल तुम्हारा बाप है। ये तारिक इतनी देर से मेरी तौहीन कर रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो बोला, अच्छा तुम चुपचाप खड़ी रहो, मैं अभी तुम्हारी तौहीन का बदला लेता हूँ। वो बोली, तुम क्या बदला लोगे? तुम मास्टर नहीं हीजड़े हो, मैं तन्हा तुम्हारी पिटाई कर सकती हूँ। ये कहते उसने फिर हमला किया। मास्टर ने अपना बचाव करते हुए नीलिमा को महज सबक सिखाने के लिए जवाबी हमला किया, लेकिन वो महज नीलिमा नहीं थी, उसके दिमाग में मैं था। मैं मुकाबिल के जवाबी हमलों को समझ सकता था, इसलिए नीलिमा बड़ी सफाई से बच गई।
मास्टर लुई ने हैरानी से उसे देखा। फिर उसने एक हमला किया, दूसरा हमला किया, फिर तीसरा किया। नीलिमा बचती चली गई। वह दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, तुम इस तारिक के बच्चे से मुकाबले में जीतकर इनाम के तौर पर मुझे हासिल करना चाहते थे। अहमक कहीं के, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि औरत को जीतने के लिए पहलवानों को पिछाड़ना नहीं पड़ता, बल्कि औरत को अपने काबू में करना पड़ता है। याद रखो, मैं उसी के आगे झुक सकती हूँ जो मुझे झुकाना जानती हूँ। मास्टर लुई ने अचानक एक हाथ रसीद किया। नीलिमा की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं उसके दिमाग से निकल गया ताकि उसकी अजियत पसंदाना ख्वाहिशात पूरी होती नहीं। मास्टर ने उसे 2-4 हाथ में ही जमीन पर गिरा दिया। वह दर्द से तड़प रही थी और लज्जत हासिल करने के अंदाज में सिसक रही थी। मैंने कहा, मास्टर, तुम्हें नीलिमा की बातों और हरकतों से समझ लेना चाहिए कि तशद्दुद पसंद करने वाली औरतें जुल्म सहने के बाद ही काबू में आती हैं। तुम मुझे नहीं, नीलिमा को शिकस्त देकर इसका कचूमर निकाल कर इसे जीत सकते हो। ये कहते ही मैं नीलिमा के दिमाग में पहुंच गया। वो वाकई मार खाकर बड़े मजे से कराह रही थी। थोड़ा और जुल्म सहना चाहती थी, इसलिए जमीन पर से उठकर मुझे गालियां देना चाहती थी ताकि मैं उस रात की तरह जुल्म करूं। मैंने उसकी खोपड़ी मास्टर लुई की तरफ घुमा दी। वो मास्टर को गालियां देती हुई हमला करने के लिए आगे बढ़ी, फिर मार खाकर पीछे हट गई। मुकाबले की रफ्तार सुस्त पड़ गई क्योंकि मास्टर कोका लुई के फौलादी हाथ नीलिमा को थर्रा देते। वह संभल कर जुल्म सहना चाहती थी। अब मैं मास्टर लुई के दिमाग में था, उसकी सोच में उसे समझा रहा था। मैं अब तक नीलिमा के मजाक को समझते हुए ये नहीं समझ सका था कि ये लात जूते खाने के बाद आगोश में आती है। आज मैं इस पर साबित कर दूंगा कि मैं तारिक से ज्यादा जबरदस्त हूँ। मास्टर लुई की सोच ने कहा, मैं जबरदस्त बनूंगा तो ये मर जाएगी, मुझे हल्के हल्के हाथ जमाना चाहिए। वह ठहर ठहर कर अपने हाथ दिखाने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद नीलिमा निढाल होकर मास्टर से लिपट गई। उसकी गर्दन में बाहें डालकर सीने पर सर रखकर चंद लम्हों तक रोती रही, फिर अपना लहू आलूद चेहरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। मास्टर हिचकिचाया क्योंकि उसके शागिर्द देख रहे थे। उसने नीलिमा को दोनों बाजू में उठा लिया, वहां से पलट कर जाने लगा। तमाम शागिर्द मुस्कुराकर मेरे सामने सर झुकाकर दोस्ताना सलाम पेश करने लगे। मैंने भी जवाबन सर झुकाकर सलाम किया, फिर पलट कर देखा। मास्टर कोका लुई नीलिमा को दोनों बाजू में उठाए दरवाजे से दाखिल होते हुए भूल भुलैयों में जा रहा था, जहां कभी शेर धाड़ते थे और अंदर आने वाले को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता था। मैं बड़े ही दोस्ताना अंदाज में दुश्मनों से रुखसत होकर मौत के स्टेडियम से वापस आ गया। वापस शहर पहुंचते ही मैंने प्रिंसेस होटल में खाने की मेज रिजर्व करने के लिए पेश की रकम जमा की। उस वक्त 7 बजने वाले थे। मैं 1 घंटा गुजारने के लिए होटल के सामने गार्डन में आकर बैठ गया। मेरे पांव तले सब्ज घास दूर तक कालीन की तरह बिछी हुई थी। रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। ऊंचे तबके के लोग इधर उधर मेजों के अतराफ बैठे विस्की और बियर से शुगल कर रहे थे। खुशबू में बसी हुई हसीनाएं भी रंगारंग कीमती मलबूसात में नजर आ रही थीं। एक बावर्दी बैरा मेरे करीब आकर अदब से खड़ा हो गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया तो उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर चला गया। वहां लोग कोल्ड ड्रिंक की जगह भी बियर पीते थे। उसके जाने के बाद मैंने रसवंती की खबर ली, अपनी सोच की लहरों को उसके दिमाग तक मुंतशिर किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच की लहरों में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। तब याद आया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। रसवंती के बेहोश दिमाग तक पहुंचने से पहले मेरी सोच बराए नाम लड़खड़ाती थी, फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। मैंने देखा वो होश में थी, आंखें खोलकर आसपास देख रही थी, मगर अपने माहौल को समझ नहीं सकती थी। पता चला कि वो खुद को भी नहीं पहचान रही। कभी ये ड्रामा मेरे साथ हो चुका था। एक बार मेरी याददाश्त गुम हो गई थी। रसवंती के साथ भी यही हो रहा था। मैंने उसे हौले से मुखातिब किया, रसवंती, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। रसवंती। वो इधर उधर देखने लगी, फिर सर को थामकर सोचने लगी, ये मेरे सर में क्या हो रहा है? जैसे कोई मेरे अंदर बोल रहा हो। वो डॉक्टर भी मुझे रसवंती कह रहा था, मेरे अंदर भी वही नाम गूंज रहा है। क्या मेरा नाम रसवंती है? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा नाम रसवंती है। वो दवा बड़ी मुहलिक थी। तुम बच गई, मगर दिमागी तौर से मफलूज हो गई। परेशान ना हो, रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाओगी। वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी छत को घूर रही थी। एक हिंदुस्तानी नर्स ने पूछा, देवी जी, आप कुछ खाना पसंद करेंगी? रसवंती ने पूछा, देवी जी? कौन देवी जी? कभी मुझे रसवंती कहा जाता है, कभी देवी जी, और कभी योर हाइनस कहा जाता है। आखिर मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? कहाँ से आई हूँ? नर्स उसे समझाने लगी, आपका नाम रसवंती है। मैं एहतरामन आपको देवी जी कहती हूँ। दूसरे अंग्रेज भी एहतरामन योर हाइनस कहते हैं। आपको रफ्ता रफ्ता सब मालूम हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए। मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। नर्स चली गई। रसवंती ने आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सोच के जरिए उससे बातें नहीं करना चाहिए, वरना वो उलझन महसूस करती रहेगी। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर दवाओं और नफ्सियाती तरीका इलाज के जरिए उसकी याददाश्त वापस ले आएंगे। मैंने रसवंती को छोड़कर वसंती की खबर ली। उसका तैयारा उन जजीरे से मगरिब के सिमत प्रवास करता हुआ जापान के रास्ते हांगकांग पहुंच गया। वहां 2-4 घंटे क्याम का इरादा था, क्योंकि तैयारे को ईंधन की जरूरत थी और तैयारे में मौजूद रहने वाले मुहाफिज वसंती का हुलिया बदलना चाहते थे। इसके लिए यह कहा गया था कि हांगकांग के एयरपोर्ट पर पहले एक हिंदुस्तानी लड़की का इंतजाम किया गया था।
तैयारा जैसे ही वहां पहुंचा, उस लड़की को तैयारे के अंदर पहुंचा दिया गया। वसंती के चेहरे पर मेकअप के जरिए हल्की सी तब्दीली लाई गई। वो लड़की वसंती की जगह कर बैठ गई। वसंती तैयारे से बाहर आ गई। बाहर उसके लिए एक गाड़ी मौजूद थी। वो गाड़ी में बैठकर कोलोन की बंदरगाह तक पहुंच गई। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो एक बड़ी सी कश्ती के कैबिन में बैठी हुई थी और एक चीनी मेकअप मैन बड़ी महारत से उसके चेहरे को एक नए चेहरे में ढाल रहा था। मैंने वसंती की सोच में कहा, आखिर ये चक्कर कब तक चलता रहेगा? ये भागते रहने और छुपते रहने वाला ड्रामा कहाँ जाकर खत्म होगा? वो आह भरकर सोचने लगी। कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे पाँव में कैसे चक्कर पड़ गई हैं। पिताजी खुद परेशान हैं कि उन्हें किस बेटी के साथ रहना है। दिलो दिमाग का फैसला है कि बीमार बेटी को बाप की ज़रूरत है। मुझको सुपर मास्टर के मुहाफिजों के साथ छोड़ा जा सकता है। मैं तालीम याफ्ता हूँ, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना खूब जानती हूँ। वसंती की सोच ने बताया कि वह अब तनहा रहेगी। तन सिंह वसंती के पास जा रहा है। सुपर मास्टर के आदमी तन सिंह को किसी दूसरे तैयारे के जरिए रसवंती के पास भेजेंगे। वो लड़की जो वसंती की जगह बैठी है, उसे हांगकांग के एक प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाएगा। दुश्मनों को ये फरेब देने के लिए रसवंती का इलाज किया जा रहा है। वसंती को बर्मा के शहर रंगून में पहुंचा दिया जाएगा। उसी रंगून शहर से रसवंती को काली बलाएं ले गई थी। दुश्मन ये सोच नहीं सकते थे कि रसवंती या वसंती दोबारा इसी शहर में आकर कैंप करेगी। सुपर मास्टर के आदमियों का ख्याल था कि वसंती रंगून में महफूज रहेगी। मैं दिमागी तौर पर प्रिंसेस होटल के गार्डन में दाखिल हो गया। बैरा मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक रखकर जा चुका था। मैं बोतल से एक घूंट पीते हुए सोचने लगा, वसंती तनहा रहने के लिए जो भी कदम उठा रही है, उसका नतीजा थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बात अजीब सी थी कि वसंती का तकिया कलाम था जाने भी दें और वह वसंती दुश्मनों को फरेब देने और रसवंती का रोल अदा करने के लिए अपना तकिया कलाम भूल गई थी। और ये बात खिलाफे फितरत थी। मुझे शुबा हुआ कि वो वसंती नहीं रसवंती है। सबसे अहम बात यह थी कि अगर रसवंती दिमागी मरीजा ना होती तो मुझसे कदम कदम पर मशवरे मांगती। चूंकि वो वसंती थी इसलिए ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे मशवरे तलब नहीं कर सकती थी। वह वसंती ही हो सकती थी, लेकिन एक तकिया कलाम की भूल ऐसी थी जो मुझे खटक रही थी। हकीकत क्या है ये तन सिंह से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो बाप था। कौन सी बेटी कहाँ है ये वो अच्छी तरह जानता होगा। उस योगा के माहिर के दिमाग में पराई सोच की लहरें पहुंचते ही उसकी सांस को हल्का सा झटका लगता था और वह समझ लेता था कि रसवंती या फरहाद सोच के जरिए राब्ता कायम करने आ गई हैं। लेकिन मैं उनके लिए और सारी दुनिया के लिए मर चुका था। मैं तन सिंह के दिमाग में पहुंचकर अपनी जिंदगी का सबूत नहीं देना चाहता था। एक वसंती ही थी जिसके दिमाग में मैं चुपचाप पहुंचकर मालूमात हासिल कर सकता था, बशर्ते कि वो वसंती ही हो। मैं वसंती के दिमाग में पहुंच गया। वो अपनी दीदी रसवंती के बारे में सोच रही थी। मेरे दिल ने कहा, नहीं फरहाद, ये वसंती है। रसवंती ख्वामखा तुम्हें धोखा नहीं देगी। ये खामख्याल दिल से निकाल दो। वसंती का मेकअप जारी था। उसके दिल में यह जज्बा था कि वो अपनी दीदी की सलामती की खातिर दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाएगी, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। दुश्मन उसकी टेलीपैथी को आजमाना चाहेंगे तो उससे पहले ही वो किसी बहाने अपनी जान दे देगी। वसंती को जज्बात में आकर ऐसा मंसूबा नहीं बनाना चाहिए। मंसूबे का एक हिस्सा ठीक ही था कि दुश्मन उसे रसवंती समझते रहें, मगर अपनी जान देने वाला दूसरा तरीका गलत था। अगर रसवंती अपने होशो हवास में रहती तो अपनी बहन की हिफाजत कर लेती। अब यह जिम्मेदारी मेरी थी। मैं कोल्ड ड्रिंक का बिल अदा करके वहां से उठ गया। होटल के डाइनिंग हॉल में अपने रिजर्व की हुई मेज तक पहुंचने का वक्त हो चुका था। ख्याल ख्वानी से पता चला कि फारूक अहमद भी शैला के साथ घर से निकल चुका है। मैंने डाइनिंग हॉल की मेज के पास बैठे हुए एक सिगरेट को सुलगाया। फिर एक कश लगाने के बाद फारूक अहमद के दिमाग में पहुंच गया। वो कार ड्राइव करता हुआ शैला से बातें कर रहा था। जवाबन शैला की गुफ्तगू सुनाई दी और मैं उस लड़की के दिमाग में पहुंच गया। वो फारूक अहमद की शख्सियत से बेहद मुतासिर थी, क्योंकि वो आला सरकारी ओहदा पर फायज था और आइंदा किसी मुल्क का सफ़ीर बन सकता था। शैला को लालची या गर्ज की बंदी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि दुनिया की हर लड़की ऐसे ही शौहर के ख्वाब देखती है जो खूब कमाता हो और उसे सोसाइटी में ऊंचा मुकाम दे सकता हो। 8:10 पर वो दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। मैं उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। वो सीधे मेरे पास चले आए। मैंने फारूक अहमद से मुसाफिया करते हुए कहा, मैं आपके लंच में 10 मिनट लेट पहुंचा था, आपने भी 10 मिनट देर से आकर बदला ले लिया। फारूक अहमद ने हंसते हुए शैला का तारुफ कराया। शैला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। फारूक अहमद तमाम रास्ते आपकी तारीफ़ें करते आए हैं। मैंने कहा, तारीफ़ उस खुदा की जिसने मुझे तारीफ़ के काबिल बनाया। तशरीफ़ रखें। वो दोनों बैठ गए। मेज़ पर मेन्यू रखा हुआ था। मैंने बैठते हुए मेन्यू को शैला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दें। वो बोली, मैं क्या जानूं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। मैं वही खाऊंगा जो फारूक अहमद खाएंगे, लिहाजा खाने के इंतखाब में आप फारूक अहमद से मदद लें। उन दोनों ने आपस में मशवरा करते हुए खाने का इंतखाब किया, फिर ऑर्डर दिया। फारूक अहमद ने पूछा, क्या ख्याल है मिस्टर तारिक, खाना आने तक अब शैला का हाथ देखेंगे? मैंने शैला को देखा। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, लीजिए ज़रा मैं भी आपका कमाल देखूं। मैंने हाथ की लकीरों को गौर से देखा। आप बचपन में चोर थीं, खट्टी चीज़ें मसलन अचार और इमली वगैरह चुरा कर खाया करती थीं।
वह हंसती हुई बोली, बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कहा, आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपको अपने किए हुए फैसलों पर एतमाद नहीं रहता। मसलन आप किसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदना चाहती हैं, या आप अच्छी तरह समझते हैं कि आपके जिस्म पर गुलाबी रंग खूब खिलेगा, लेकिन कोई औरत कह दे कि गुलाबी नहीं, नीला रंग खरीदो, तो आपका फैसला बदल जाएगा। आप नीले रंग का कपड़ा खरीद लेंगी। यह आपके फैसले की कमजोरी है। शैला हैरानी से अपने नीले लिबास को देखने लगी। फारूक अहमद ने पूछा, शैला खामोश क्यों हो? बताओ, क्या मिस्टर तारिक दुरुस्त कह रही हैं? शैला ने हैरानी से वही बात बताई कि वो गुलाबी लिबास पहनकर आना चाहती थी। मुमानी जान, रोजीना की माँ ने नीला लिबास पहनने का मशवरा दिया। मैंने कहा, बचपन में ऐसी गलती हो तो उसे भोलपन कहते हैं, जवानी में से खुद एतमादी की कमजोरी कहा जाता है। अगर आपको शादी के बाद आपके शौहर के खिलाफ किसी ने बहकाया तो आप आसानी से बहक जाएंगी। उसने सर को झुका लिया। मैंने कहा, आप में यह खूबी है कि जिस कमजोरी पर काबू पाना चाहती हैं उस कमजोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं। आप इरादे की कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश करें, फिर जो आपका जीवन साथी होगा वो आपको पाकर खुद को खुश नसीब समझेगा। वो खुश हो गई। फारूक अहमद भी मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, आपको अपनी पसंद का जीवन साथी मिलेगा। एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट रही थी, मगर वो जीवन साथी उस काली बिल्ली को रास्ते से हटा देगा। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। फिर शैला ने नजरें झुका लीं। बैरा हमारे सामने सूप की ट्रे लाकर रख रहा था। उसके जाने के बाद शैला ने एक प्लेट में सूप डालकर मेरी तरफ बढ़ाया। दूसरी प्लेट फारूक अहमद के सामने रख दी। मैंने कहा, फारूक साहिब, दोपहर को रोजीना ने खाने की प्लेट पहले आपकी तरफ बढ़ाई थी, हालांकि मैं मेहमान था। मेज़बानी के आदाब ये हैं कि पहले मेहमान को अव्वलियत दी जाए, मगर वो सिर्फ आपको जीत लेने की धुन में रहती है, तहजीबी इक़दार की परवाह नहीं करती। हालांकि औरत वो है जो तहजीबी आदाब के साथ शौहर, घर और मुआशरे की जिम्मेदारियां इंसाफन निभाए। फारूक अहमद ने बड़ी मोहब्बत से शैला को देखा। वो खुशी से खिली जा रही थी। उस रात खाना बड़ा लजीज और हमारी सोहबत बड़ी पुरतकल्लफ रही। फारूक अहमद ने कहा, कल बर्मा के सफारत खाने से आपको इजाज़तनामा मिल जाएगा। भारत वाले हमसे ज़रा बिदकती हैं। उनकी सोच ये होगी कि एक पाकिस्तानी उनके देश में खुशकी के रास्ते सफ़र करेगा, कहीं वह पाकिस्तानी जासूस ना हो। मैंने यकीन दिलाया है कि वो आपकी गश्ती गाड़ी और तमाम सामान की तलाशी ले सकती हैं। आपके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो इजाज़तनामा मनसूख कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि परसों तक उन्हें राज़ी कर लूँगा। फारूक अहमद बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मेरी मुश्किलात हल कर रहा था। रात के 10 बजे हम होटल से बाहर आए। फारूक अहमद ने पेशकश की कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वो मुझे अपनी गाड़ी में पहुँचा देगा। मैंने बहाना किया, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, वरना मैं आपको ज़रूर ज़हमत देता। वो मायने के इस अंदाज में मुस्कुरा दिया, फिर शैला के साथ चला गया। मैंने होटल के अहाते से बाहर आकर टैक्सी ली। ड्राइवर को समुंदर के साहिल पर लग्जरी बेंगलौर की तरफ जाने के लिए कहा। फिर आराम से पिछली सीट पर बैठकर अपनी सोच की लहरों को वसंती के दिमाग तक पहुंचाया। मेरी सोच की लहरों में फिर वही हल्की सी लग्जिश पैदा हुई, मगर मैं वसंती के दिमाग तक पहुंच गया। वहां किस्सा कुछ और हो गया था। वसंती की जगह लेने वाली एक हिंदुस्तानी लड़की और तन सिंह को तैयारे से निकालकर एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाने की बात थी। उसके बाद तन सिंह को दूसरे तैयारे के जरिए रसवंती के पास पहुंचाया जाता। जब वो लोग हिंदुस्तानी लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर उसे बीमार रसवंती बनाकर एयरपोर्ट से ले जा रहे थे, तब अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। इधर उधर स्टेन गनों से गोलियों की बारिश होने लगी। स्ट्रेचर ले जाने वाली लड़की को छोड़कर पनाह लेने के लिए भागे। हमलावरों ने फौरन आगे बढ़कर स्ट्रेचर को उठा लिया। उनका ख्याल था कि स्ट्रेचर पर रसवंती लेटी हुई है और वो बेहोश है। दूसरी तरफ सुपर मास्टर के आदमी नहीं चाहते थे कि भेद खुल जाए। उन्होंने स्ट्रेचर ले जाने वालों पर हैंड ग्रेनेड फेंके। बड़े जबरदस्त धमाके हुए। हर तरफ गुबार ही गुबार फैल गया। जब वो गुबार छटा तो स्ट्रेचर ले जाने वालों के साथ उस लड़की के भी चीथड़े उड़ चुके थे। पता नहीं बेचारी कौन थी। सुपर मास्टर के मुहाफिजों का मकसद पूरा हो चुका था। अब वो रसवंती की ही लाश समझी जाती, लेकिन रसवंती और वसंती के लिए एक जबरदस्त अलमिया पेश आया। इस हमले में बूढ़ा तन सिंह मारा गया। मेरे ज़हन को जबरदस्त झटका लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी हिफाजत और कड़ी निगरानी के बावजूद वो मारा जाएगा। ये बातें मुझे वसंती की सोच से मालूम हुई। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो कश्ती के बंद कैबिन में तनहा थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपने बाप की मौत की इतला मिल गई थी। यह अलमनाक खबर सुनते ही वो तड़प कर कश्ती से निकलकर बाप की लाश तक पहुंचना चाहती थी, मगर मुहाफिजों ने मजबूर होकर उसे कैबिन में बंद कर दिया और कश्ती को खुले समुद्र की तरफ छोड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वसंती को किस तरह तसल्लियां दूं। एक तो रसवंती याददाश्त खो बैठी थी। उसे एक बहुत बड़े और मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। मैंने वसंती की सोच में एक सर्द आह भरकर कहा, अब क्या होगा? मैं अकेली रह गई, अकेली ही रहूंगी। अब तो सारा जीवन रोती रहूंगी, तब भी पिताजी वापस नहीं आएंगे। उसकी सोच ने कहा, हाँ कभी वापस नहीं आएंगे, मगर मैं क्या करूं? उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। बस रोते रहने से ही शायद सुकून मिल जाए। शायद रोते रोते मैं भी मर जाऊं। मौत का सुकून हासिल करने के लिए मैं रोती रहूंगी, खूब रोती रहूंगी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ऐसे वक्त तसल्लियां काम नहीं आती। किसी भी हमदर्दी का रुमाल आंसू नहीं पहुंच सकता।
यही मुनासिब था कि उसे जी भरकर रोने के लिए छोड़ दिया जाए। मैंने लग्जरी बेंगलौर के इलाके में समुंदर की साली सड़क पर टैक्सी रुकवा दी, किराए की रकम अदा की, फिर ब्रीफकेस उठाकर सड़क के किनारे पैदल चलने लगा। रात के 11 बज चुके थे। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि एक कार आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चली आ रही है। मैं चुपचाप अपनी रफ्तार से चलता हुआ दूसरे रास्ते पर मुड़ गया। वो कार अचानक तेजी से चलती हुई मेरे करीब से गुजर गई। जरा देर के लिए मेरे अतराफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। उस कार के अंदर खुशबू में बसी हुई औरतें थीं। कार जरा आगे जाकर रुक गई। एक औरत दरवाजा खोलकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा। वो मुस्कुराई। मैं जवाबन मुस्कुराता हुआ उसके सामने से गुजरने लगा। वो हाथ बढ़ाकर रास्ता रोकती हुई बोली, ठहरो, कौन हो तुम? इतनी रात को तनहा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं एक गैर मुल्की हूँ, करीबी एक बंगले में ठहरा हुआ हूँ। कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर दूसरी औरत निकलते हुए बोली, गैर मुल्कियों के काम आना हमारा फर्ज है, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने झुक कर देखा। कार के अंदर मजीद 2 औरतें थीं। एक स्टीयरिंग सीट पर, दूसरी पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने कहा, मुआफ करना, मुझे औरतों से बड़ा डर लगता है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। उसने परस में हाथ डालकर पिस्तौल निकालते हुए कहा, ठीक है, पैदल ही चले जाना, मगर जेब में और ब्रीफ केस में जो कुछ है वो निकाल कर रख दो। मैंने सहम कर कहा, देखो, गोली ना चलाना, मैं अपनी सारी पूंजी तुम लोगों को दे दूंगा। मैंने ब्रीफ केस खोला। वो दोनों मेरे करीब आ गई थीं। नोटों की गड्डियां देखकर खुश हो गईं। मैं चाहता तो बड़ी आसानी से पिस्तौल छीनकर उनकी पिटाई कर सकता था, मगर औरतों पर हाथ उठाना अच्छा न लगा। बेचारियां रात के वक्त तन्हा मुसाफिरों को लूटा करती थीं। आज के बाद शायद वह खुद ही लूट से तौबा कर लेती। मैंने कहा, यह कागजात मेरे लिए अहम हैं, तुम ये नकद रकम उठा लो। एक हसीना ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से सारी गड्डियां समेट लीं। माल समेटकर वो कार में बैठ गईं। दूसरे ही लम्हे कार स्टार्ट हुई, फिर मुझसे दूर होती चली गई। अब मैं भी दिमागी तौर से कार के अंदर मौजूद था। एक हसीना ने पिछली सीट से अगली सीट वाली को कहा, शीना, तुम सारा माल छीन कर बैठ गई हो, कुछ इधर भी दो। मैंने शीना की जुबान से कहा, यह तुम्हारे बाप का माल है जो मांग रही हो। मैं पिछली सीट वाली के पास पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर शीना के मुंह पर एक तमांचा रसीद किया। कार एक झटके से रुक गई। ड्राइव करने वाली ने गुस्से से कहा, यह क्या हो रहा है? हम आपस में लड़ेंगे तो गैंग टूट जाएगा। लेकिन शीना तमांचे का जवाब देने के लिए पिछली सीट वाली से उलझ गई। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही थीं और गालियां दे रही थीं। पिस्तौल वाली ने कहा, हम 5 बरस से मुत्तहिद होकर मालदार मुसाफिरों को लूट रही हैं। डाके डालने वाले मर्द हमारी मिसालें पेश करते हैं। पुलिस वाले आज तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन तुम दोनों आज हमें हवालात में पहुंचा करोगी। शीना ने पिस्तौल वाली के मुंह पर थूक दिया। नतीजा ये हुआ कि लड़ने वालियां 3 हो गईं। मैंने ड्राइव करने वाली चौथी हसीना के दिमाग को कंट्रोल में लिया। उसने झुककर सीट के नीचे से नोटों की गड्डियां उठाईं और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वो कार स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करती हुई बोली, तुम सब लड़ती रहो और मरती रहो, इसीलिए तो औरतों ने आज तक डकैती में अपना नाम पैदा नहीं किया। मैं अड्डे में पहुंचकर तुम सबसे निमंट लूंगी। मैंने उसके दिमाग को आहिस्तगी से आज़ाद छोड़ दिया। वो ताज्जुब से सोचने लगी, मैं तो ड्राइव कर रही थी, मैंने कब गाड़ी स्टार्ट की? इनके झगड़ों ने मुझे अपसेट कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ये अच्छा ही हुआ कि मैं उन लड़ने वालियों को वीराने ही की तरफ ले जा रही हूँ। मुझे ड्राइव करते रहना चाहिए, वो सोचती रही। कार के अंदर झगड़े होते रहे। मैं सड़क के उस हिस्से में पहुंच गया जहां नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थीं। मैंने उन्हें समेटकर दोबारा ब्रीफकेस में रखा। 15 मिनट के बाद मैं डॉक्टर होमागाची के बंगले के दरवाजे पर पहुंच गया। जंगोरा ने दरवाजा खोला। मैंने अंदर पहुंचकर दरवाजे को बंद कर दिया। सामी आकर मेरे कदमों से लिपटने लगी। मैं सुबह से बिछड़ा हुआ था। वो यकीनन परेशान होती रही थी। मैं उसे उठाकर चूमने लगा। डॉक्टर होमागाची खामोशी से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने जंगोरा से भी कहा, तुम भी सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह 5 बजे जगा दूंगा। मैं भी अपने कमरे में आ गया। सामी आंखें बंद किए मेरी गोद में बैठी हुई थी। सामने बिस्तर पर डॉक्टर गहरी नींद सो रहा था। मेरा भी जी चाहता था कि आराम से अपने बिस्तर पर पांव फैलाकर सो जाऊं। मैंने घड़ी देखी, 1:10 हो रहे थे। वसंती इतनी देर तक रोते रहने के बाद थक गई होगी, शायद सो गई हो। बेचारी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मैंने अपनी सोच की लहरों को उसके दिमाग तक नशर किया। इस बार कोई लग़ज़िश न हुई। सोच की लहरें सीधी वसंती के दिमाग तक पहुंच गईं। मगर ये क्या, वसंती का दिमाग बेहद कमज़ोर लग रहा था। तकरीबन 2.5 घंटे पहले वह बिल्कुल नॉर्मल थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि रसवंती की तरह उसके दिमाग को भी दानिस्ता कमज़ोर बनाया गया है। मैंने उसके दिमाग में सोच की लहरों को उभारा, उसे नरमी से मुखातिब किया। वसंती। उसका दिमाग जैसे अंगड़ाई के अंदाज में बेदार हुआ। दिमाग की स्क्रीन पर ख्वाब का मंजर धुंधलाया। उसकी सोच ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं सपना हूँ, तुम कौन हो? वो बोली, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। कोई मुझे रसवंती, कोई देवी जी और कोई योर हाइनस कहता है। एक डॉक्टर कह रहा था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी को भूल गई हूँ। वो शायद मेरा इलाज कर रहा है। मेरी खोपड़ी चकरा कर रह गई। वैसे ये बात समझ में आ गई थी कि रसवंती होशो हवास में है। वो तन सिंह के साथ सफ़र करती हुई खुद को वसंती जाहिर करती हुई हांगकांग पहुंची थी।
वहाँ बाप की मौत के बाद कश्ती कैबिन में तन्हा रह गई। मेरे एतमाद को ठेस पहुंची कि वो मुझसे अपनी असलियत को छुपा रही थी। मैं उसका मुहासबा करने के लिए उसके दिमाग में पहुंचा। वो योगा जानने वाली नींद की हालत में भी मेरी सोच की लहरों से चौंक जाती थी, मगर उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई थी। मैंने उसकी सोच में पूछा, मैं क्या हूँ, रसवंती या वसंती? उसकी ख्वाबीदा सोच ने कहा, काश मैं वसंती होती। इस टेलीपैथी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मगर मैं वसंती का रोल क्यों अदा कर रही हूँ? मैं वसंती बनी फिर रही हूँ। ये पिताजी का आइडिया है। जब काली बलाओं से पीछा छूट गया और हम जजीरे की तरफ सफ़र करने के लिए तैयारे में सवार हुए, तब हमें आज़ादी से बातें करने का मौका मिला। पिताजी ने चुपके से मुझसे कहा, बेटी, मैंने और वसंती ने फैसला किया है कि तुम्हें दोबारा दुनिया वालों से छुपाया जाए। मौका मिलते ही वसंती तुम्हारी जगह ले लेगी। वो रसवंती बनकर इन मुहाफिजों से राब्ता रखेगी और तुम खुद को वसंती जाहिर करती रहोगी। कभी टेलीपैथी के मुजाहरे का मौका आया तो ख्याल ख्वानी के जरिए रहनुमाई करोगी। मैंने पिताजी से कहा, मुखालिफ गिरोह के लोग वसंती को रसवंती समझकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। पिताजी ने जवाब दिया, तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। किसी को भी नुकसान पहुंचेगा तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन इस हाल से फ़ायदा ये होगा कि वसंती किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगी तो तुम महफूज रहकर उसे मुसीबतों से निजात दिला सकोगी। पिताजी बड़ी दानिशमंदी से मशवरे दे रहे थे। दरअसल मैं भी यही चाहती थी कि किसी तरह एक बार फिर दुनिया वालों की नज़रों से छुप जाऊं, फिर फरहाद की तरह आज़ाद रहकर ही अपने रिश्तों की हिफाजत करूंगी। इसीलिए मैंने पिताजी का मशवरा मान लिया। जजीरे में हमारा शहाना इस्तकबाल किया गया। वहाँ मैंने तकरीर की, लेकिन बंगला में पहुंचकर जब हम बाप बेटियों को तन्हाई नसीब हुई तो मैंने और वसंती ने एक कमरे में जाकर एक दूसरे का लिबास पहन लिया। जब हम कमरे से बाहर आए तो पिताजी भी सवालिया नज़रों से देखने लगे कि रसवंती और वसंती अब तक वही हैं या बदल गई हैं। मैंने सोच के जरिए उन्हें हकीकत बता दी। वो ख्वाबीदा सोच फिर थम गई। मैंने फिर उकसाया। वो बोली, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी खुराक का तिब्बी मुआयना करने वाला डॉक्टर दुश्मनों का आदमी होगा। मेज़ पर हमारे लिए जो खाने चुने जाते थे वो हम सब मिलकर खाते थे। उन खानों में मुज़र रसां दवा की आमेजिश नहीं थी। उस दूध में वो दवाई मिलाई जाती थी जो मैं सोने से पहले पिया करती। वसंती मेरा रोल अदा करने के लिए मेरी ख्वाबगाह में सोने गई। उसे मेरे हिस्से का दूध पीना पड़ा। मुझे अफसोस है वो इस तरह दुश्मनों का निशाना बनी है कि मैं उसके किसी काम नहीं आ सकती। मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं खुद को तसल्लियाँ देने लगी कि वसंती के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। सुपर मास्टर उसे रसवंती समझकर दुनिया के तजुर्बाकार डॉक्टरों से इलाज करवाता रहेगा। हांगकांग में मैंने महसूस किया कि पिताजी दूसरी लड़की के लिए बहुत परेशान हैं। मैंने उन्हें मजबूर किया कि वो बीमार बेटी के पास वापस आ जाएं। मैं तन्हा रहकर भी तन्हा नहीं रहूंगी। ख्याल ख्वानी के जरिया उन लोगों के करीब आ जाया करूंगी। मगर हमारी तकदीर में तबाहियाँ लिखी हैं। पिताजी इतनी दूर जा चुके हैं कि टेलीपैथी मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती। मैंने उसकी सोच में कहा, आज मैं बड़ी गहरी नींद सो रही हूँ। ऐसा लगता है कि दिमाग मेरे काबू में नहीं है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी सोच बुड़बुड़ाने लगी। मैं गहरी नींद सो रही हूँ, मगर कैसे? हाँ, याद आया। मैं पिताजी की मौत की खबर सुनकर कश्ती के कैबिन से निकलना चाहती थी, मगर मुहाफिजों ने मुझे कैबिन में बंद कर दिया। बहुत देर बाद पता चला कि कश्ती अब समुंदर के साहिल पर नहीं। मुहाफिज मुझे बहरी जहाज़ पर पहुंचाना चाहते थे और मैं चीख रही थी कि मैं पिताजी के क्रियाक्रम में शरीक होना चाहती हूँ। मगर दो मुहाफिजों ने मुझे सख्ती से पकड़ लिया। तीसरे मुहाफिज के हाथ में इंजेक्शन देने वाली सुई थी। वो सुई मेरे बाजू में खुभ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। शायद मैं बेहोशी की हद तक नींद में मुब्तला हो गई। मैंने उसकी सोच में कहा, मैंने फरहाद को भी धोखा दिया कि मैं वसंती हूँ। अगर वो अचानक मेरे दिमाग में पहुंचे तो मेरी सांस को हल्का सा झटका पहुंचेगा और वो पहचान लेगा कि मैं योगा जानने वाली रसवंती हूँ। उसकी अपनी सोच कहने लगी, नहीं, मैं फरहाद को ये मौका नहीं दे रही हूँ कि वो खुद दिमागी राब्ता कायम करने के लिए मेरी तरफ आए। जब वो पिछली रात सो रहा था तब मैंने बड़ी खामोशी से उसके तातल शऊर में ये बात बिठा दी कि वो अपनी मसरूफियात में रसवंती और उसके ख़ानदान को भूला रहेगा। मैं खुद उसके दिमाग में पहुंचकर जब रसवंती की याद दिलाती हूँ तो उसकी सोच मेरी तरफ परवाज़ करती है और मैं उस परवाज़ को वसंती के मफलूज दिमाग की तरफ मोड़ देती हूँ। जब वो वसंती के दिमाग में पहुंचना चाहता है तो मैं उसकी सोच का रुख अपनी तरफ फेर लेती हूँ। मुझे मालूम है फरहाद ने 2 बार अपनी सोच की लहरों में लग़ज़िश महसूस की होगी, मगर वो योगा के कमाल को समझ नहीं सकता कि मैं कितनी सफाई से उसकी सोच की लहरों का स्टेशन बदल दिया करती हूँ। मैं अपनी खोपड़ी सहलाते हुए सोचने लगा, उसे सांस रोकने में ऐसी महारत हासिल है कि वो मेरी लालमी में मेरे ताहतल शऊर को अपने ताबे कर लेती है। यानी पिछले कई घंटों से मैं रसवंती से उसी वक्त राब्ता कायम करता हूँ जब वो चाहती है, और जहाँ चाहती है वहाँ मेरी सोच की लहरों को पहुँचा देती है। लेकिन वो इतनी हेरा फेरी क्यों कर रही है? मैंने उसकी सोच में कहा, मेरा दावा है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा फरहाद पर भरोसा करती हूँ, फिर वसंती बनकर उसे क्यों छुप रही हूँ? वो कदरे मायूस होकर बोली, उस हरजाई से छुप कर रहना ही बेहतर है। मैं उसकी सोच को वसंती की तरफ भटकाती रहूँगी। पता नहीं उस बेचारी की याददाश्त कितने अरसे के बाद बहाल होगी भी या नहीं। कौन जानता है, फरहाद एक दिन मायूस हो जाएगा कि रसवंती की याददाश्त वापस नहीं आएगी। फिर वो अपनी अयाशियों में गुम हो रहेगा, रफ्ता रफ्ता मुझे भूल जाएगा।
मैंने पूछा अगर वो ना भूले, अगर वसंती की याददाश्त वापस आ जाए तो? उसकी सोच ने कहा तो फरहाद को मालूम हो जाएगा कि रसवंती मैं हूँ, लेकिन उस वक्त तक मैं खुद को मुर्दा साबित कर दूंगी, अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दूंगी। फरहाद की सोच की लहरें कभी मुझे तलाश नहीं कर सकेंगी। मैंने कहा मैं एक तवील अरसे से जानती हूँ कि फरहाद हरजाई है। मैं सैकड़ों बार उससे दूर रहने की कोशिश कर चुकी हूँ, कभी कामयाब नहीं हो सकी। खुद को मुर्दा साबित करने के बाद मैं दूर रहने में कामयाब हो जाऊंगी? उसके दिमाग ने कहा मैं जानती हूँ कि मैं फरहाद पर जुल्म कर रही हूँ। सोनिया ने उसका साथ छोड़ दिया, मौत ने रोमाना को उससे छीन लिया। अब मैं भी उसकी दुनिया से गुम हो रही हूँ। जब उसकी कितनी ही महबूबाएं थी तो मैं भी थी, अब कोई नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगी। उसकी सोच ने कहा वो कभी तन्हा नहीं रहेगा, उसके पास हसीनों का मेला लगा रहेगा, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। ये मेरा फैसला है कि मैं अब उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। इस सोच के साथ ही वो हौले से किसमिस आई। चूंकि मैं उस वक्त उसके दिमाग में था, इसलिए मैं उसकी जिस्मानी कैफियत को समझ सकता था। मैंने महसूस किया कि कोई उसके बदन को हाथ लगा रहा है। सामी मेरी गोद में थी। मैं बेचैनी से कुर्सी पर सीधा बैठ गया। रसवंती अपने होशो हवास में नहीं थी। मैंने उसके दिमाग में फौरन ही दोबारा पहुंचकर उसके लबों को हरकत दी। सख्त लहजे में पूछा कौन है, कौन मुझे हाथ लगा रहा है? किसी ने जवाब ना दिया, मगर मैं रसवंती के अंदर रहकर महसूस कर रहा था कि किसी ने उसके एक बाजू को सख्ती से पकड़ा है। कौन है वो जो कोई भी था, जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। फिर रसवंती ने गहरी नींद के बावजूद सिसकारी ली। उसके बाजू में सुई चिपक गई थी। दूसरे लम्हा उसके दिमाग की स्क्रीन से मैं मिट गया, ख्वाब मिट गया। उसकी कमज़ोर सोचें जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाकर बेदम हो गईं। वह जो कोई भी था, वह रसवंती की इज्जत का दुश्मन नहीं था। वह इंजेक्शन के जरिए महज उसके जहन को कुंदन बना रहा था। वो जिंदा थी, उसकी इज्जत सलामत थी, मगर दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। हजारों दिमागों से खेलने वाली अपने दिमाग को हारती जा रही थी। काश मैं रसवंती के किसी काम आ सकता। वो अपनी तबाही की खुद जिम्मेदार थी। अगर वो मुझसे दिमागी खेल खेलते हुए खुद को वसंती जाहिर ना करती, कम अज़ कम मुझे अपनी असलियत बता देती, तो मैं एहतियातन उसके आसपास रहने वालों के ख्यालात पढ़ लेता। इंजेक्शन के बाद जब से उसका दिमाग अंधेरों में डूबा था, तब से मैं बार बार उसके दिमाग तक पहुंचता। इतना समझ में आता था कि वो जिंदा है, मगर दिमाग से होशो हवास का रिश्ता टूट चुका है। पूरी एक रात गुजारने के बाद सुबह 9 बजे उसने आंखें खोल दी। उसके दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। वो नक्काहत से आंखें खोले दीदे घुमाकर दाएं बाएं देख रही थी। लकड़ियों से बना हुआ छोटा सा कमरा नजर आ रहा था, जो निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। वह जिस बिस्तर पर लेटी हुई थी वो बहुत ही आरामदेह था, और दाएं तरफ कभी उठ रहा था, कभी बाएं तरफ झुक रहा था, जैसे किसी बच्चे को झूले में झुलाया जा रहा हो। मैं समझ गया कि वो बहरी जहाज के कैबिन में है। एक नर्स ने उसे होश में आते देखा तो फौरन ही करीब आकर उसकी नब्ज देखने लगी। फिर उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, थैंक्स गॉड, तुम आखिर होश में आ गई। आराम से लेटी रहो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। देखो उठना मत। वो कैबिन से बाहर आकर डॉक्टर की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके साथ चलने लगा। डॉक्टर जहाज के मेडिकल चैम्बर में बैठा 2 आदमियों से बातें कर रहा था। नर्स ने आकर इतला दी। डॉक्टर के सामने बैठे हुए दोनों शख्स उछल कर खड़े हो गए। एक ने बेताबी से कहा, जल्दी चलें डॉक्टर, अब शायद वो बता सके कि वो कौन है और कहाँ से आई है। मैं उस बेताबी से बोलने वाले की खोपड़ी में बैठ गया। वो सब डॉक्टर के साथ तेजी से चलते हुए रसवंती के पास जा रहे थे। मैं उस शख्स के दिमाग को कुरीद रहा था। वो मास्क मैन की तंजीम का एक बॉस निकला। उस बॉस को पिछली रात इतला मिली थी कि एक साड़ी वाली को एक स्ट्रेचर पर लादकर बहरी जहाज में पहुंचाया गया है। वो जहाज हांगकांग से सुइज किनाल तक जा रहा था। बहरी जहाज का कैप्टन और डॉक्टर बेहोश मरीजा को ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन टेलीफोन कॉल के जरिए किसी अहम शख्सियत ने उन्हें जहाज में मरीजा को कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मास्कमैन तंजीम के बॉस को ये रिपोर्ट मिली तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर बहरी जहाज तक पहुंच गया। अगर वो जहाज साहिल पर होता तो वो बॉस रसवंती को हांगकांग वापस ले जाता, लेकिन वो जहाज समुद्र में बहुत दूर निकल आया था। बॉस ने कैबिन नंबर 10 में पहुंचकर रसवंती के चेहरे से मेकअप को साफ किया तो उसकी असली सूरत जाहिर हो गई। अब वो तजब्जुब में था कि वो रसवंती है या वसंती। बॉस ने कैप्टन से पूछा, उस लड़की को यहाँ पहुंचाने वाले कहाँ गए? कैप्टन ने जवाब दिया, चंद कुलीस का स्ट्रेचर उठाकर लाए थे। इस लड़की के साथ एक हिंदुस्तानी आदमी भी था। उसने सफ़र करने के लिए टिकट खरीदा हुआ था, लेकिन जहाज चलने के बाद इल्म हुआ कि लड़की तनहा रह गई है। वो आदमी उसे छोड़कर चला गया है। तंजीम के बॉस ने बहरी जहाज का टिकट देखा। उस टिकट के मुताबिक रसवंती को हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। डॉक्टर कह रहा था कि वो किसी वक्त भी होश में आ सकती है। तंजीम के बॉस ने मास्क मैन तक ये इतला पहुंचाई। वहां से कहा गया कि सुपर मास्टर की कोई चाल भी हो सकती है, लिहाजा रसवंती के होश में आने का इंतजार किया जाए। 16 घंटे के बाद वो होश में आ गई। तंजीम के बॉस अपने बॉडीगार्ड और डॉक्टर के साथ उस कैबिन में पहुंच गया। रसवंती से तरह तरह के सवालात कर रहा था, जवाबात से मायूस हो रहा था। आखिर उसने वो तमाम रिपोर्ट मास्क मैन तक पहुंचाई। मास्क मैन के ख्यालात कुछ और थे। उसके मनसूबा के मुताबिक जजीरे में जो साजिश की गई, यानी रसवंती के खाने पीने की चीज़ों में जो दवा मिलाई गई, वो दिमाग के लिए इतनी नुकसानदेह थी कि उस दवा को इस्तेमाल करने वाली रसवंती असल में वसंती
कभी अपने आप को आइंदा नहीं पहचान सकती। ये मास्क मैन की चाल थी। उसे यकीन नहीं था कि फरहाद मर चुका है। अगर वो जिंदा है तो कभी ना कभी जाहिर हो जाएगा। फिलहाल एक टेलीपैथी जानने वाली रसवंती के दिमाग से ख्याल खोने की सलाहियतों को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता था, ताकि सुपर मास्टर उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल न कर सके। चुनाचे वो रसवंती यानी वसंती उस साजिश का शिकार होकर अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अब मास्क मैन यकीन की हद तक ये सोच रहा था कि बहरी जहाज में जो लड़की लाई गई है वो वसंती है। मास्क मैन ने अपनी तंजीम के बॉस को हुक्म दिया कि वो रसवंती के साथ बहरी जहाज में सफ़र करे और हिंदुस्तान में जो उनकी तंजीम है वहां पहुंचकर रसवंती को वहां के बॉस के हवाले करे। इस तरह वो सुपर मास्टर पर जाहिर करना चाहता था कि वो लोग अहमक बन रहे हैं और बहरी जहाज में भेजी हुई लड़की का मुअम्मा हल कर रही हैं। यूं देखा जाए तो मेरी दास्तान से टेलीपैथी जानने वाली रसवंती का बाब खत्म हो रहा था। दुनिया की दो खतरनाक तंजीमों को अब रसवंती से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन मेरा रिश्ता मेरी दिलचस्पी कायम थी। ऐसी बेयारी और मददगारी में मैं ही उसका यार और मददगार था। लेकिन अब मेरी दास्तान में वो हसीन होगी, दिलनशी होगी, लेकिन टेलीपैथी से खाली होगी। जंगोरा के चेहरे से पट्टियां खुल गईं। वो बड़ी हैरानी से आईना को देख रहा था और खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो पहले भी स्याह फाम था, अब भी वो सूरत काली ही नजर आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी वही थीं। वो आंखें ऐसी थी कि उसके मिजाज के साथ साथ तेवर बदलती थीं। काली रातों में काला चेहरा छुप जाता, सिर्फ सफ़ेद दांत चमकते और सफ़ेद दीदे किसी भूत की तरह घूरते दिखाई देते। कमज़ोर दिल के लोग उसे देखकर थर्रा जाते। वो आईना के सामने अपने चेहरे को टटोल टटोल कर देख रहा था। वो आईने में खुद को देखकर खुशी से खिल रहा था। फिर वो पलटकर मेरे सामने आया। इसके बाद घुटने टेक कर बोला, आका, आपका गुलाम कैसा लग रहा है? मैंने तारीफ की, बहुत खूबसूरत, किसी अफ्रीकी फिल्म के हीरो लग रहे हो। ये जो तुम बार बार खुद को गुलाम कहते हो तो बेहतर है आज से तुम्हारा नाम ही गुलाम रहे। जंगोरा जैसा नाम तुम्हारे पिछले आकाओं को शुभात में मुब्तला कर देगा। डॉक्टर होमागाची थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठा हुआ था। बेचारा 14 हफ्तों से अपने बंगले में कैदी की जिंदगी गुजार रहा था। अब मरने की हद तक बेजार हो गया था। मैंने पूछा, क्यों डॉक्टर, इस गुलाम का नाम गुलाम कैसा रहेगा? वो झुंझला कर बोला, इसका नाम गुलाम रहे या काला शैतान, मुझे क्या लेना। खुदा के लिए अब तो आप मुझे आज़ाद कर दें। डॉक्टर, तुमने कहा था कि गुलाम का नया चेहरा मुकम्मल होते ही तुम एक दिन में इसका इंटरनेशनल पासपोर्ट बनवा दोगे। तुम अपना वादा पूरा करो, मैं कल तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। कल मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वो आप ही आप बुड़बुड़ाने लगा। ओह खुदाया, मैं 3 माह 2 हफ्ते यानी 14 हफ्तों से यहाँ कैद हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वक्त ज़ाया करोगे तो आज़ादी का कल कभी नहीं देखोगे। वो बोला, मिस्टर फरहाद, आपने मुझे यहाँ जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया। आपने मेरी तिजोरी खाली कर दी। मैं कैसे यकीन करूँ कि आप मुझे ज़िंदा छोड़कर जाएंगे? यकीन ना करने की वजह बताओ। आप सोचेंगे कि मुझे ज़िंदा छोड़कर जाने से मैं लाखों डॉलर के हीरों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। मैंने जवाब दिया, तुम कभी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराओगे, क्योंकि वो स्मगल किए हुए हीरे थे। वो कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोला, ठीक है, मगर मैं आपके इस नए चेहरे, नए बहरूप का राजदार हूँ। आपके दिल में यह अंदेशा रहेगा कि मैं ये राज दूसरों को बता दूंगा। नहीं बता सकोगे। मैं यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में रहूंगा। तुम्हें भी अपनी सलामती अजीज है। तुम्हें भी इतनी अक्ल है कि कभी मुझे गाफिल पाकर किसी के सामने मेरा राज उगलोगे तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं, मेरी जुबान तक ये राज कभी नहीं आएगा। तो फिर उठो, गुलाम के साथ शहर जाओ, पासपोर्ट वगैरह के लिए इसकी तस्वीरें उतरवाओ। तमाम कागजात पर इसका नाम गुलाम अहमद रहेगा। इस बंगला से निकलने के बाद ये याद रखना कि जब तक तुम ये कागजात मुकम्मल करके वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूंगा। तुम्हारी जरा सी चालाकी तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी। वह चुपचाप सर झुकाकर गुलाम के साथ बंगला से बाहर आ गया। मैं एक इजी चेयर पर बैठकर डॉक्टर की निगरानी करने लगा। डॉक्टर होमागाची उस वक्त गुलाम के साथ शहर जाते हुए बड़ी परेशानी से सोच रहा था, इतना अरसा हो गया मेरे सेक्रेटरी ने मेरी खबर नहीं ली। वो तो मेरा वफादार और राजदार मुलाजिम है, वो मुझसे गाफिल नहीं रह सकता। फिर वो कहाँ मर गया है? क्या फरहाद ने उसे मार डाला है? डॉक्टर इससे पहले इसी अंदाज में सोचता रहा था और मैं उसकी सोच के जरिए उसे मुतमईन करता रहा कि उसका सेक्रेटरी जिंदा है और फरहाद ने टेलीपैथी के जरिए उसका रास्ता रोक रखा है। डॉक्टर अपने सेक्रेटरी के सिलसिले में मेरे खिलाफ ज़्यादा नहीं सोचता था। उसे फ़ौरन ही ख्याल आ जाता कि मैं उसके दिमाग में मौजूद रहता हूँ। बज़ाहिर बड़ा बेचारा सा लगता था। अगर मेरे खिलाफ ज़रा भी सोचने की गुंजाइश होती तो सबसे पहले मेरे कत्ल का मंसूबा बनाता। वो ख्याल ख्वानी की मुट्ठी से नहीं निकल सकता था। उसकी तरफ से किसी साजिश का अंदेशा नहीं था। इस दौरान फ़ारूक अहमद से काफ़ी मुलाकातें हुई। वो मेरा बड़ा गहरा दोस्त बन गया था। वो ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ सिफारत खानों से रब्ता कायम करके मेरे लिए बैंकॉक से पाकिस्तान तक जाने का इजाज़तनामा हासिल कर चुका था। अब मैं गश्ती गाड़ी में खुश्की के रास्ते सफ़र कर सकता था और मेरी वो गश्ती गाड़ी तो देखने की चीज़ बन गई। उस गाड़ी के 2 हिस्से थे। अगला हिस्सा ड्राइविंग कैबिन कहलाता। उस कैबिन में स्टीयरिंग सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाया जाता। दूसरा हिस्सा ट्रेलर कैबिन कहलाता। वो रिहाइश के लिए मखसूस था। उसका अंदरूनी हिस्सा ड्राइंग रूम और बेडरूम की तरह सजा हुआ था। दरवाजे और खिड़कियों पर हल्के आसमानी रंग के पर्दे लगाए गए थे। फोम का एक मुलायम लचकदार बिस्तर था। उस पर सोने वाले हर करवट में लचक लचक जाते। उस बिस्तर को फोल्ड करने के बाद वो सोफ़ा बन जाता।
बैटरी से ऑन होने वाले टीवी, रेडियो और टेप रिकॉर्डर वगैरह थे। उस कैबिन के फर्श पर बड़ा ही खूबसूरत और दबीज कालीन बिछा हुआ था। सफ़र की सहूबतों के दौरान वहाँ घर का मुकम्मल आराम मिल सकता था। गश्ती गाड़ी के बाहर ड्राइविंग कैबिन का रंग सफ़ेद और ट्रेलर कैबिन का रंग नारंगी था। दूर से वो गाड़ी खतरे का निशान नजर आती। छत के अगले हिस्से पर एक एंटीना लगा हुआ था। ऊपर कैरियर पर गाड़ी के फाजिल पहिए, ज़रूरी पुर्जे, मुरम्मत करने के आलात, कुदाल, बेलचा, 2 कुल्हाड़ियाँ और दूसरे ज़रूरी सामान रखे हुए थे। स्टोर में खाने पीने का सामान स्टॉक किया गया था। गर्ज ये कि घर और सफ़र की ज़रूरियात की हर चीज़ मौजूद थी। कागजात गाड़ी के मुकम्मल हो चुके थे। लाइसेंस हासिल कर चुका था। शहर के बाहर हाईवे के चेक पोस्ट के दफ्तर के सामने हमारी वो गश्ती गाड़ी खड़ी हुई थी। सफ़र की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। सिर्फ गुलाम का पासपोर्ट हासिल करना बाकी रह गया था। गुलाम का पासपोर्ट दूसरे दिन शाम को मिल गया। रात को खाने के दौरान डॉक्टर होमागाची ने पूछा, मिस्टर फरहाद, सब ही काम हो चुका है, अब आप कब आएंगे? कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम रवाना हो जाएंगे। मैं तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ कि तुमने मुझे और गुलाम को नाकाबिले शनाख्त बनाकर हमारे मसाइल हल कर दिए। वह जबरन मुस्कुराकर बोला, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने हंसते हुए कहा, दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो हालात के जूते खाकर फ़र्ज़ अदा करती हैं। वो सटपटा कर रह गया। खाने के बाद गुलाम मेरी खामोश हदायत के मुताबिक तेज़ाब की बोतल लेकर बाहर आ गया। फिर गैराज से कार निकालने लगा। मैंने डॉक्टर के दिमाग पर कब्जा जमा लिया, उसे कठपुतली बना लिया। वो भी बंगला से निकलकर बाहर आ गया। फिर कार की अगली सीट पर बैठ गया। गुलाम ने कार स्टार्ट की, बंगला से निकला, फिर कार की रफ्तार बढ़ाता हुआ समुंदर के साहिल की तरफ जाने लगा। उसने पूछा, आका क्या ख्याल है, समुंदर के किनारे किनारे इस डॉक्टर को ले जाऊं? वहां वीरानी है, कोई नहीं देखेगा। मैंने डॉक्टर की जुबान से कहा, ठीक है, उसी तरफ ले चलो। मेरा हिसाब किताब ऐसी जगह होना चाहिए। गुलाम ने खुश होकर कहा, आज सुबह से मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। एक अरसा से मैंने किसी का गला नहीं दबाया। आज मेरी आरजू पूरी होगी। ये तेज़ाब की बोतल किस काम आएगी? डॉक्टर ने कहा, मेरा गला घोंटने के बाद तेज़ाब से मेरा चेहरा बिगाड़ देना, ताकि कोई मुझे डॉक्टर होमागाची की हैसियत से पहचान ना सके। टेलीपैथी एक ऐसा हथियार भी है जिसके सामने मुजरिम अपनी सज़ा खुद अपनी ज़ुबान से सुनाती हैं। वो गाड़ी दूर, बहुत दूर समुंदर के वीरान साहिल पर पहुंचकर रुक गई। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद कर दिया। वो एकदम से घबराकर इधर उधर देखता हुआ रेत पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैं तो अपने बंगले में था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? फिर उसके दिमाग ने कहा, मैं समझ गया, ये फरहाद की बदमाशी है। वो सहम कर गुलाम को देखने लगा। रात अंधेरी थी। समुंदर शोर मचा रहा था। आसमान पर सितारे मुस्कुरा रहे थे। उन सितारों की बेनाम रोशनी में गुलाम एक भूत नजर आ रहा था। उसके सारे वजूद में सिर्फ 2 दीदे और दांत चमकते हुए नजर आ रहे थे, जैसे मौत अपने काले वजूद से झांक रही हो। वो रेत पर गिरा हुआ था। खौफ दहशत से उठने की सक्कत नहीं रही थी। रेत पर पीछे की तरफ घसीटते हुए बोला, क्या मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम लोगों के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जो बोलते रहे वो करता रहा। अब ये कदना खादिम बनकर रहूंगा। मिस्टर फरहाद, आप मुझे जूता बनाकर पहन लें, मगर जिंदा रखें। मैंने गुलाम की जुबान से कहा, डॉक्टर, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। बड़ी ताकत छोटी ताकत को कुचल देती है। याद करो, आपसे तकरीबन 5 माह पहले तुम शहनाज की इज्जत से खेलना चाहते थे। तुमने उसे आम औरतों की तरह अहमक और कमज़ोर समझा, लेकिन शहनाज तुमसे ज़्यादा चालाक साबित हुई। तुम्हारी तिजोरी का माल समेट कर फरार हो गई। डॉक्टर लरसते हुए उठने लगा। मैंने कहा, तुम इतने कमीने हो कि तुमने शहनाज की सज़ा उसके शौहर तारिक महमूद को दी। वह बेचारा जख्मों से चूर तुम्हारे रहमो करम पर पड़ा था, जैसे आज तुम मेरे रहमो करम पर हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बहुत अजीम हैं। क्या तुमने बेगुनाह तारिक महमूद को मुआफ़ किया था? तुम्हें शहनाज ने लूटा और तुमने उसके शौहर का गला घोंट कर मार दिया। क्या तुमने मेरे चेहरे पर तारिक का चेहरा बनाते हुए ये नहीं सोचा था कि कभी वक्त अपने आप को दोहराता है? वही तारिक फरहाद के रूप में जिंदा हो रहा है और अब वो भी तुम्हारा गला उसी तरह घोंट देगा। क्या तुमने ये नहीं सोचा था? होमागाची पलटकर भागने लगा, लेकिन भागकर कहाँ जा सकता था? गुलाम अफ्रीकी जंगलों का शहजादा था, एक चीते की तरह फुर्तीला। उसने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। पुरखतर जंगलात में पलने वाला ये फन जानता था कि शिकार को किस तरह दबोचा जाता है, इस तरह कि उसके हलक से आवाज़ तक ना निकल सकी। अलबत्ता समुंदर की लहरें सर पटक पटक कर शोर मचा रही थीं। थोड़ी देर बाद गुलाम कार ड्राइव करता हुआ वापस आ रहा था। तकरीबन 6 मील का फासला तय करने के बाद सामने दूर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा, गुलाम, अपनी कार इस ट्रक से टकरा दो, लेकिन इस तरह के तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उसने कहा, आका का हुक्म सर आंखों पर, अभी लीजिए। उसने दाएं हाथ से स्टीयरिंग को संभाला, बाएं हाथ से दरवाजे को जरा सा खोलता हुआ थामे रखा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ट्रक तेज रफ्तारी से अपनी साइड पर आ रहा था और ताकीदी हॉर्न बजा रहा था। दोनों के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। हादसा का इम्कान नहीं था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी साइड पर ड्राइव करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करके निकलने वाले थे। तकरीबन 15 फुट के फासले पर गुलाम ने कार के स्टीयरिंग को ट्रक की सिमत मोड़ते ही दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। गुलाम सड़क के किनारे गिरने के बाद थोड़ी दूर तक लुढ़कता चला गया।
फिर उठकर दौड़ लगाने लगा। वो जाए हादसा से बहुत दूर होता जा रहा था। हमारी गश्ती गाड़ी की बाकायदा चेकिंग हो चुकी थी। वैसे भी वो 3 दिनों से चेक पोस्ट के दफ्तर के सामने खड़ी हुई थी। मैंने वहां के अफसर को गाड़ी की चाबी दे दी थी ताकि वो जब चाहे इत्मीनान से चेक करता रहे। रवानगी के वक्त फारूक अहमद मेरे साथ था। हम उसी की कार में बैठकर हाईवे के चेक पोस्ट तक आए। सामी अक्सर मेरी गोद में रहती थी। एक बार फारूक अहमद ने पुचकार कर उसे गोद में बुलाया तो उसने म्याऊं कहकर मुंह फेर लिया। कम वक्त मेरे सिवा किसी का साया तक बर्दाश्त नहीं करती थी। जब हम फारूक अहमद की कार से बाहर आए तो वो मेरे बाजू में थी और गुलाम के हाथों में मेरा ब्रीफ केस था, जिसके चोर खाना में अंदाजन $8 लाख के हीरे छुपे हुए थे। अगरचे चेक पोस्ट के अफसर से अच्छी वाकफियत हो चुकी थी, मगर वो बड़ा ही फर्ज शनास था। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो ब्रीफ केस को खोलकर जरूर देखेगा। गुलाम मेरी हदायत के मुताबिक ब्रीफ केस लेकर उस अफसर के दफ्तर की तरफ जाने लगा। मैंने फारूक अहमद से कहा, मेरे ब्रीफ केस में $5000 हैं। शायद वो अफसर थाईलैंड से बाहर इतनी बड़ी रकम ले जाने नहीं देगा। फारूक अहमद ने कहा, मैं जाकर कोशिश करता हूँ, शायद वो आपको इजाज़त दे दे। वो भी दफ्तर की तरफ चला गया। मैं भी यही चाहता था। उसके जाते ही तन्हाई नसीब हुई तो मैं उस अफसर के जहन में पहुंच गया। गुलाम ब्रीफ केस को उसकी मेज़ पर रखकर एक तरफ खड़ा हुआ था। अफसर चाय पीने और किसी मोहतरमा से गुफ्तगू करने में मसरूफ था। फारूक अहमद ने वहां पहुंचकर उससे मुसाफिया करते हुए कहा, भाई सिर्फ एक ब्रीफ केस की चेकिंग रह गई है, जल्दी से छुट्टी करो, मेरे दोस्तों को लंबे सफ़र पर जाना है। अफसर ने ब्रीफ केस को खिसकाकर अपने सामने रखा, फिर उसे खोलकर देखने लगा। ऊपर मेरे ज़रूरी कागजात रखे हुए थे। मेरे और गुलाम के पासपोर्ट वगैरह भी थे। वो नोटों की गड्डियाँ उठाते हुए बोला, ये कितने हैं? गुलाम ने जवाब दिया, 5000। अफसर ने गुलाम को देखा, फिर फारूक अहमद से कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। आप तो जानते हैं कि मैं कानूनन 2000 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूंगा। आप चाहे तो छूट दे सकती हैं। ये लोग यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक एक तवील सफ़र करेंगे, इस लिहाज से तो ये रकम भी थोड़ी है। उनके दरमियान थोड़ी देर तक बहस होती रही। अगर वो अफसर रिश्वतखोर होता तो मान जाता। फारूक अहमद उसे कायल न कर सका। अफसर ने $3000 सरकारी खाते में लिख दिए। हमें सिर्फ $2000 ले जाने की इजाज़त दे दी। फिर उसने ब्रीफ केस से तमाम सामान निकालकर खाली किया। उसे उलट पलट कर देखने लगा। ऐसे वक्त उसका दिमाग पूरी तरह मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया कि ब्रीफ केस की तह के नीचे एक और तह है। उसने अच्छी तरह कंघाल कर उसे मेज़ पर रख दिया। गुलाम आगे बढ़कर अपना तमाम सामान समेट कर ब्रीफ केस में रखने लगा। मैं चाहता तो अपने $3000 भी बचा लेता, लेकिन वो जितनी रकम देख चुका था उसके मुतल्लिक वो बाद में ज़रूर सोचता। चूंकि उसने चोर खाना में छुपे हुए हीरे नहीं देखे थे, इसलिए उनके मुतल्लिक सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अफसर ने अपना फ़र्ज़ अदा करने के बाद मुझसे मुलाकात की। बड़ी खुशी खलाकी से चाय पिलाई। वो बड़ा असूल पसंद था। अपना फ़र्ज़ अदा करने के बाद अखलाकियात का मुजाहरा करता। सुबह 9 बजे फारूक अहमद वगैरह से हमने मुसाफिया करने के बाद सफ़र का आगाज़ किया। मैं ड्राइविंग कैबिन में आकर बैठ गया। गुलाम ने कहा, अक्का ये काम मेरा है, आप आराम से सफ़र करें, मैं गाड़ी चलाऊँगा। मैंने कहा, हम दोनों ही बारी बारी ड्राइव करेंगे और बारी बारी आराम करेंगे। अभी तुम ट्रेलर कैबिन में आराम कर सकते हो। वो आराम करने की बजाय मेरे बराबर बैठ गया। सामी उसकी गोद में चली गई। मैंने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट की और हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया।